कार्तिकेय ने कबीर को एंटीडोट देने का प्लान तैयार कर लिया। वो हर कदम के साथ अपने मिशन के बहुत नजदीक आता जा रहा था। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। डॉक्टर को अलग डर लग रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर इस बात की खबर गई तो उसको जान से हाथ धोना पड़ सकता है। ये वक्त कार्तिकेय और कबीर दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एक को अपनी वफादारी साबित करना थी और दूसरे को खुद को संभालना था। कुछ देर की ड्राइव के बाद कार्तिकेय उस हॉस्पिटल में आ गया जहां कबीर आने वाला था। हॉस्पिटल के अंदर सबने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। इन सब के बीच कार्तिकेय सारस्वत परिवार से मिलता है। ये वही लोग थे जो कबीर को हॉस्पिटल लेकर आए थे। इनमें 3 लोग थे, अलीशा, केशव और काजल। काजल तो कार्तिकेय को पहले से जानती थी तो ज्यादा दिक्कत की बात नहीं थी, मगर केशव और अलीशा कार्तिकेय को बहुत अजीब तरह से देख रहे थे। इससे पहले कि कार्तिकेय उनको कुछ कहता, डॉक्टर की एंट्री हो जाती है। ये नॉर्थ इंडिया के सबसे मशहूर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर नीरज सिंह थे। कबीर काजल अलीशा के साथ अंदर चला गया। बाहर कार्तिकेय ने भी कबीर को एंटीडोट देने का पूरा इंतजाम कर लिया था। प्लान के मुताबिक इस स्टेज पर कबीर को एंटीडोट का इंजेक्शन देना था। कार्तिकेय ने अपने डॉक्टर को बुला लिया था। वो हॉस्पिटल की दूसरी जगह पर कार्तिकेय के सिग्नल का इंतजार कर रहा था। सिग्नल मिलते ही वो अपने मिशन के लिए निकल गया। जिस तरफ कबीर को रखा गया था उस तरफ हॉस्पिटल में ज्यादा भीड़ नहीं थी, तो डॉक्टर को एंटीडोट लेकर आने में ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। जो कि केशव सारस्वत अभी भी चैम्बर के बाहर ही था। वो वैसे तो अपने मोबाइल में कुछ काम कर रहा था, मगर उसका ध्यान कार्तिकेय की तरफ ही था। कार्तिकेय को बिजनेस के चक्कर में उसने बहुत बार हर्षवर्धन के ऑफिस में देखा था। आज तक कभी भी केशव सारस्वत ने कार्तिकेय से सीधे मुंह बात नहीं की थी। इसके उल्टा कार्तिकेय उसको बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि केशव कबीर का दुश्मन था। अभी कार्तिकेय जिस इंटेंसिटी के साथ काम कर रहा था वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि वो कुछ बड़ा करने वाला है। केशव बहुत ध्यान से कार्तिकेय के बॉडी मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहा था। दूसरी तरफ कमरे के अंदर जब डॉक्टर ने कबीर को देखा तो उसकी आधी सांस रुक गई। काजल और अलीशा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। उन दोनों को डॉक्टर नीरज की हरकत समझ नहीं आ रही थी। कबीर तो उनकी तरफ देख भी नहीं रहा था, मगर फिर भी डॉक्टर साहब को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। काजल और अलीशा ने पहले तो सोचा कि डॉक्टर की कोई ट्रिक है, मगर जब टाइम के साथ चीजें नॉर्मल नहीं हुई तो उनको समझ आया कि मामला कुछ और है। क्या बात है डॉक्टर, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? अलीशा ने पूछा। हाँ, आई मीन मेरे हस्बैंड बीमार हैं, मगर वो भूत तो नहीं लग रहे हैं, काजल ने कबीर को देखते हुए कहा। आप लोग इनको जानते हैं? मेरा मतलब सच में जानते हैं क्या? डॉक्टर नीरज ने कहा। उनकी आवाज में उनके अंदर का डर महसूस हो रहा था। ये क्या प्रश्न है सर? काजल ने चिढ़ते हुए कहा। उसको डॉक्टर नीरज का बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि डॉक्टर इनडायरेक्टली कबीर का मजाक बना रहा था। अभी आपको मेरा सवाल खराब लग रहा है क्योंकि आप सच नहीं जानती हो, डॉक्टर ने खुद को थोड़ा संभालते हुए कहा। आप किस सच की बात कर रहे हैं? साफ साफ कहिए, काजल ने अपना हाथ टेबल पे मारते हुए कहा। लगातार हो रही बात से अब उसका दिमाग भी खराब होने लगा था। उसने अपने जीवन में ऐसा पहला केस देखा था जहां डॉक्टर पेशेंट का चेहरा देख के उसको जज कर रहा था। काजल ही नहीं, अलीशा को भी ये बात बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी। मैं इनको ठीक नहीं कर सकता हूँ, मुझे माफ करिए, प्लीज आप लोग इनको लेकर बाहर चले जाइए, डॉक्टर नीरज ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा। इट्स ओके, इंडिया में अभी और भी बहुत से डॉक्टर हैं, मगर ये तो बता दीजिए कि आपको मेरे हस्बैंड से इतना डर क्यों लग रहा है? ये तो एक मामूली से डिलीवरी बॉय है, इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? काजल ने गुस्से में कहा। मैडम देखिए, मुझ पर रहम करिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और प्लीज हॉस्पिटल में मेरी बहुत इज्जत है। आपको जहां इनको लेकर जाना है आप जा सकती हैं, मगर मैं नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। डॉक्टर एक लगातार बिना किसी को देखे बोले जा रहा था। उसकी हालत ऐसी थी कि उसको देख के समझ नहीं आ रहा था कि उसको डर ज्यादा है या अफसोस ज्यादा है। सर आप जानते नहीं कि कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, अलीशा ने डॉक्टर नीरज को धमकाते हुए कहा। आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? आप मुझे इस आदमी के लिए? डॉक्टर इतना बोलते बोलते रुक गया और फिर बोला, जो करना है कीजिए, मगर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इन सब के बीच कबीर बहुत आराम से डॉक्टर की बात सुन रहा था। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि डॉक्टर नीरज उसके बारे में क्या बोल रहे हैं। वो अभी भी अपने ट्रक की हालत में शांति से बैठा हुआ था और उसको ये बात समझ आ रही थी कि जहां वो बैठा हुआ है वहां कोई किसी बात पे बहस कर रहा है। ट्रक के कारण जैसे उसको पहले जैसे परछाई नजर आ रही थी, वैसा ही कुछ अभी भी दिख रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। धीरे धीरे अब उसको ऐसा लग रहा था कि उसके सामने कोई साया बैठा है। हॉस्पिटल की आती हुई स्मेल ने उसकी मेमोरी के उस हिस्से को अनलॉक करना शुरू कर दिया था जब उसने किसी हॉस्पिटल में कोई मिशन किया था। सर प्लीज, हमें आपकी बहुत जरूरत है, बिकॉज वी नो यू आर द बेस्ट। काजल डॉक्टर को अभी भी कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ अलीशा डॉक्टर से लगातार बहस कर रही थी। वो किसी भी तरह से कबीर का ट्रीटमेंट कराना चाहती थी।
डॉक्टर नीरज भी इस बात को समझ गया था कि वो इतनी आसानी से आलिशा और काजल से पीछा नहीं छुड़ा पाएगा। बहस करते हुए करीब 30 मिनट से ऊपर हो गए थे, मगर इसका कोई नतीजा नहीं निकला था। तभी डॉक्टर की नजर अचानक से कबीर पे गई। कबीर उसको अपने शॉल में देख के मुस्कुरा रहा था। कबीर की उस दबी हुई मुस्कुराहट को देख के उसकी हालत खराब हो रही थी। एक पल के लिए तो डॉक्टर की आंखें कबीर पे टिक गई। डॉक्टर को वो दिन याद आ गया जब कबीर की उससे पहली मुलाकात हुई थी। खैर, उस वक्त डॉक्टर नहीं जानता था कि कबीर कौन है और क्या करता है, मगर अब डॉक्टर नीरज बहुत अच्छे से समझता था कि कबीर कौन है और वो क्या कर सकता है। इसके बाद जब डॉक्टर से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो उठ के जाने लगा। जिस जगह पे डॉक्टर कबीर को देख रहा था वहीं से उल्टे हाथ पे एक रेस्ट रूम भी था। शायद से कबीर को इग्नोर करने के लिए वो वहीं जाने वाला था। जाहिर सी बात थी कि डॉक्टर नीरज के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। डॉक्टर को जाता हुआ देख काजल ने उसको रोकते हुए कहा, आखिर आप मुझे बता क्यों नहीं रहे हो कि आपके साथ क्या हो रहा है? डॉक्टर काजल की बात सुनकर रुक गया। वैसे तो वो कोई जवाब नहीं देना चाहता था, मगर बिना जवाब के वो जा नहीं सकता था। सवाल करते हुए काजल भी अपनी जगह पर खड़ी हो गई थी। अलीशा अपने फोन पे किसी का नंबर देख रही थी। शायद वो डॉक्टर नीरज के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए कोई चैनल देख रही थी। डॉक्टर नीरज अभी भी अपनी जगह पर खड़े थे। उनकी खामोशी उनके अंदर की उलझन को बयान कर रही थी। हर किसी के दिमाग में कोई ना कोई जहर होता है। मेरे अंदर भी है। मैं नहीं चाहता कि वो जहर बाहर आए और मेरी पूरी दुनिया को निकल जाए, डॉक्टर ने अपने हाथ को झटकते हुए कहा। किस तरह का जहर डॉक्टर नीरज? काजल ने पूछा। उसको डॉक्टर नीरज की बातें समझ नहीं आ रही थी। जो इस इंसान ने मुझे दिया है, डॉक्टर ने कबीर की ओर इशारा करते हुए कहा। डॉक्टर का इशारा देख के काजल का दिमाग और ज्यादा कंफ्यूज होने लगा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर को कबीर ने किस तरह का जहर दिया है। इससे पहले कि कोई और बात हो, काजल को याद आया कि कार्तिकेय बाहर ही खड़ा है। उसने तुरंत से डॉक्टर को रुकने को बोलकर बाहर का रुख कर लिया। डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। आखिर वो बाहर क्यों निकल गई? डॉक्टर साहब, आप मुझे बता सकते हैं कि क्या मामला है? अलीशा ने मौका देखते हुए बात की। वो जानती थी कि अगर वो चाहे तो डॉक्टर नीरज के अच्छे से करियर पर दाग लगा सकती थी। इस आदमी ने मुझे आज से 4 साल पहले मारने की कोशिश की थी। पता नहीं इसका कौन सा गैंग है या ऑर्गेनाइजेशन है, पता नहीं क्या है, लेकिन क्या बोल रहे हो? ये तो एक मामूली सा डिलीवरी बॉय है। मैं दिमाग का डॉक्टर हूँ, ना कि दिमाग का पेशेंट, सो प्लीज, डॉक्टर ने एकदम से अलीशा के पास आते हुए कहा। अलीशा उसके रिएक्शन को देख के बहुत ज्यादा डर गई। अलीशा ने तुरंत खुद को थोड़ा पीछे करते हुए कहा, मैं समझ सकती हूँ कि आपको कैसा लग रहा है, मगर प्लीज आप थोड़ा खुल के बात करेंगे तो मुझे ज्यादा समझ आएगा। डॉक्टर नीरज को अचानक से लगा जैसे वो कुछ ज्यादा कर गए थे। उन्होंने अलीशा से माफी मांगते हुए खुद को पीछे कर लिया। इसके बाद डॉक्टर ने कबीर को देखा। वो अभी भी अपने सपनों की दुनिया में मुस्कुरा रहा था। अलीशा ने डॉक्टर को फिर से टोकते हुए कहा, आप ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, डॉक्टर ने कबीर को देखते हुए जवाब दिया। इसके बाद डॉक्टर अपने चेयर पे बैठ गया और अलीशा को उस घटना के बारे में बताना शुरू कर दिया जिसके कारण आज उसकी हालत खराब हुई थी। अलीशा जानती थी कि ये उसके लिए बहुत अच्छा मौका है जहाँ वो कबीर के बारे में बहुत कुछ पता लगा सकती थी। जर्मनी में हुए पहले मुलाकात में जो बात अलीशा के दिमाग में रह गई थी, वो बात आज पूरी हो सकती थी। बाहर काजल कार्तिकेय को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, वो उसको दिख नहीं रहा था। यहाँ काजल के लिए परेशान करने वाली बात यह थी कि कार्तिकेय फोन भी रिसीव नहीं कर रहा था। शायद काजल को यह नहीं पता था कि कार्तिकेय कबीर के लिए एंटीडोट लेने गया था। काजल ने केशव से भी पूछा कि कार्तिकेय कहाँ गया है, मगर केशव के पास कोई जवाब नहीं था। केशव ने काजल से पूछना चाहा कि क्या बात है, वो कार्तिकेय को क्यों तलाश रही है। काजल ने उसको बताया कि अंदर डॉक्टर को कुछ शक हो गया है और वो कार्तिकेय के जरिए उसके शक को दूर करना चाहती है। जैसे ही केशव को इस बारे में पता लगा, उसका दिमाग 10 तरह के ख्याल बुनने लगा। एक दिमाग का डॉक्टर अपने पेशेंट को देख के परेशान क्यों हो रहा है? आखिर ऐसा क्या हो सकता है कि वो कबीर को देख के ऐसे कर रहा है? केशव को बहुत पहले से ही कबीर के आइडेंटिटी पे शक था। कोई भी मामूली सा आदमी किसी बड़े बिजनेसमैन के साथ रिश्ते नहीं बना सकता है, और खास करके जब सामने हर्षवर्धन जैसा कोई हो। हर्षवर्धन अपने आप में बहुत बड़ा नाम था। इसी बीच वहां कार्तिक आ गया। वो इस बार अकेला नहीं आया था, उसके साथ वो डॉक्टर भी था जिसने कबीर को वो ड्रग दिया था। कार्तिकेय के आते ही काजल ने उसको बिना कुछ कहे अपने साथ अंदर लेकर चली गई। कार्तिकेय को भी समझ नहीं आया कि काजल ने अचानक से ऐसा क्यों किया, मगर अभी वो इस पर सवाल नहीं उठाना चाहता था। कार्तिकेय के पीछे उसका डॉक्टर भी अंदर चला गया। वो जानता था कि शायद अब कार्तिकेय को उसकी जरूरत पड़ सकती है। आखिर ऐसा कौन सा राज है डॉक्टर नीरज के पास? क्या अलीशा को कबीर का पूरा सच पता लग जाएगा? क्या कार्तिकेय अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? कबीर को अपने सामने देख के डॉक्टर नीरज की हालत खराब हो गई थी। काजल और अलीशा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कबीर का जैसा प्रोफाइल था, उस प्रोफाइल को देख के किसी के लिए भी ये सोचना बहुत ज्यादा मुश्किल था कि क्यों एक दिमाग का डॉक्टर कबीर को देख के डरा हुआ है। मामला खराब हो रहा था। डॉक्टर नीरज किसी भी तरीके से बात को मानने को तैयार नहीं था।
अलीशा ने उसको धमकाया भी, मगर उसकी धमकी का कोई असर नहीं हुआ। काजल और अलीशा जानते थे कि डॉक्टर नीरज नॉर्थ इंडिया के सबसे अच्छे साइकेट्रिस्ट में से एक था। काजल को लगा कि डॉक्टर नीरज को कोई गलतफहमी हुई है। अब कबीर के पास्ट लाइफ को सिर्फ कार्तिकेय ही जानता था, तो काजल उसको लेने के लिए बाहर की तरफ निकल गई। काजल के जाने के बाद अलीशा ने डॉक्टर को शांत करते हुए उनके डर का कारण पूछा। अपना वक्त लेने के बाद डॉक्टर ने अलीशा को बता दिया कि वो कबीर से क्यों डर रहा है। बाहर काजल को कार्तिकेय नहीं मिल रहा था। कार्तिकेय एंटीडोट लेने गया था। जब वो वापस आया तो काजल उसको सीधा अंदर लेकर आई। कार्तिकेय को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि काजल को अचानक से क्या हो गया है। जब कार्तिकेय अंदर आया तो उसने देखा कि कबीर बहुत जोर से पागलों की तरह हंस रहा है और उसके सामने एक आदमी बैठा है जिसकी उम्र करीब 30 साल के पास की होगी। अभी कार्तिकेय को उस आदमी का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। थोड़ा और पास आने पे कार्तिकेय को समझ आ गया कि वो डॉक्टर है और शायद ये कबीर सर को बहुत पहले से जानता था। कार्तिकेय जैसे ही टेबल के पास आया, काजल ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर मैंने आपको कहा था कि आपको कोई ना कोई गलतफहमी हो रही है। आप जिस भी कारण से कबीर से डर रहे हो वो बेबुनियाद है। आपको अभी भी लगता है कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ? डॉक्टर ने गुस्से में कहा। एक ही सच के कई पहलू होते हैं। हो सकता है आपने जिस बात को देखा हो वो सिर्फ आपके लिए सही हो। कार्तिकेय ने डॉक्टर नीरज को टोकते हुए कहा। आप कौन है मिस्टर? डॉक्टर ने पूछा। कार्तिकेय, मिस्टर कार्तिकेय, ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, काजल ने डॉक्टर को बताया। उसके बाद उसने अपनी जगह कार्तिकेय को बिठा दिया। अच्छा, तो अब आप आए हैं, अच्छी बात है। क्या कहा था आपने? सच सबके लिए अलग होता है? डॉक्टर ने कहा। हाँ, ऐसा ही कुछ है, कार्तिकेय ने अकड़ते हुए कहा। तो मैं सब लोगों के लिए एक सच बता देता हूँ कि आप लोग यहाँ से बाहर जा सकते हैं। मुझे बेकार के काम को करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। डॉक्टर ने अपना फाइनल डिसीजन के तौर पे सबको बताते हुए कहा। उसका इरादा साफ था कि उसको कबीर का ट्रीटमेंट नहीं करना था। डॉक्टर की बात को सुनकर काजल का चेहरा उतर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, किस तरह से वो डॉक्टर को कन्विंस करे। काजल एक दफा कबीर को देख रही थी और एक दफा कार्तिकेय को देख रही थी। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। कार्तिकेय ने अब डॉक्टर को कुछ भी कहना सही नहीं समझा। वो एक लगातार डॉक्टर नीरज को घूर के देखे जा रहा था। डॉक्टर नीरज ने भी इस बात को नोटिस किया था और इससे पहले कि कार्तिकेय उनको कुछ बोलता, उन्होंने उसको हाथ के इशारे से बाहर जाने को बोल दिया। कार्तिकेय को डॉक्टर की यह बात पसंद नहीं आ रही थी। डॉक्टर नहीं जानता था कि वो खुद को किस मुसीबत में डाल रहा है। गलती डॉक्टर की भी नहीं थी। वो नहीं जानता था कि उसके सामने किस तरह का राक्षस बैठा है। जब डॉक्टर को लगा कि कार्तिकेय वहां से जाने के मूड में नहीं है तो उसने उसको फिर से इशारा किया, बाहर जाओ, कम ऑन। आपको लगता है कि आपके बोलने से मुझे कोई फर्क पड़ सकता है? कार्तिकेय ने कहा। एक्सक्यूज मी, आपको नहीं लगता कि आप मेरे एरिया में? शायद अंदर आने के पहले तुमने बाहर बोर्ड नहीं पढ़ा। जाओ और फिर से चेक कर लो, डॉक्टर ने कार्तिकेय को गुस्से में कहा। डॉक्टर पहले से ही ज्यादा अपसेट था और अब कार्तिकेय की हर बात उसको और भी ज्यादा चुभ रही थी। कार्तिकेय के साथ जो डॉक्टर आया था वो भी उसको पीछे से समझाने की कोशिश कर रहा था कि जाने दो, उसके साथ बहस मत करो, लेकिन कार्तिकेय को कुछ समझ कहाँ आ रहा था। इस डॉक्टर ने अपने गुस्से वाले एंगल को एक्टिवेट कर दिया था। डॉक्टर का मूड अब और ज्यादा खराब हो रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कार्तिकेय का क्या करे। वो नहीं चाहता था कि उसको किसी ताकत का इस्तेमाल करना पड़े, मगर अब पानी उसके सर से ऊपर जा चुका था। इन सब के बीच अलीशा को एक बात बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि डॉक्टर नहीं मानने वाला है। वो अब यहाँ रुक के और टाइम खराब नहीं करना चाहती थी। कुछ पल सोचने के बाद अलीशा ने कबीर को वहां से बाहर निकलने की तैयारी शुरू कर दी। उसने कबीर के हाथ पकड़े और उसको उठाने लगी। तभी एक जोर की आवाज के साथ कबीर ने अलीशा को जोर का धक्का दिया। ये धक्का इतना काफी था कि वो कुछ दूर पे जाके गिरे। जैसे ही अलीशा पीछे गई, काजल के मुंह से चीख निकल गई। इन सबको देख के कार्तिकेय तुरंत खड़ा हो गया। वो कबीर को संभालने के लिए तैयार था। वहीं काजल अलीशा को देखने के लिए उसके पास गई। उसको बहुत मामूली सी चोट आई थी। डॉक्टर नीरज भी अपने टेबल से देखता हुआ हैरान हो गया था कि कबीर को अचानक से इतनी ताकत कहां से आ गई। उसने कार्तिकेय को तुरंत कबीर को पकड़ने को कहा। कार्तिकेय ने भी बिना कुछ कहे कबीर को पीछे से पकड़ लिया। कबीर अपने सपनों में खोया हुआ था। उसको ऐसा लग रहा था कि कोई परछाई है जो उसको मारने आई है। हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे थे। डॉक्टर को बहुत जल्द फैसला लेना था। कबीर की हालत बहुत ज्यादा नाजुक हो रही थी। कहा जाए तो अब कबीर को फिर से दौरा पड़ा था। वो नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा है। अलीशा ने कार्तिकेय को दूर से ही कहा, आप कबीर को जोर से पकड़ना, अब उनको दौरा आने वाला है। जितनी देर में अलीशा की बात खत्म होती उतनी देर में कबीर ने कार्तिकेय को पटक दिया था।
कार्तिकेय इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो जमीन पे चारों खाने चित हो गया। उसने अपने मन में कहा, बहुत अच्छे बॉस, आपने आज मुझे ही पटक दिया। कार्तिकेय को पटकने के बाद कबीर का ध्यान अब डॉक्टर के टेबल पे था। टेबल पे कुछ सामान रखा था। वो सब कबीर को काले काले बम की तरह लग रहे थे। उसने एक ही बार में डॉक्टर के टेबल को आधा आधा तोड़ दिया। डॉक्टर नीरज को समझ नहीं आ रहा था कि कबीर को किस तरह का अटैक आ रहा है। उसने अचानक से अपनी जेब से मोबाइल निकाला और कहीं कॉल करने लगा। डॉक्टर को हिलता हुआ देख के कबीर उनकी तरफ लपका, मगर पीछे से कार्तिकेय भी उठ के तैयार था उसको पकड़ने के लिए। कार्तिकेय ने बिजली की गति से कबीर को लपक लिया। कबीर फिर से बहुत ज्यादा जोर लगा रहा था कि वो किसी भी तरह से डॉक्टर नीरज तक पहुंचने में कामयाब हो जाए, लेकिन कार्तिकेय इस बार पूरी तरह से तैयार था। उसने उसको बहुत जोर से पकड़ रखा था, मगर कबीर को रोकना अभी उसके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। कोई नहीं जानता था कि कबीर को इतनी ताकत कहां से आ गई। डॉक्टर नीरज कबीर के डर से चैम्बर के दूसरे कोने में भागकर खड़े हो गए थे। कार्तिकेय भी पूरी कोशिश में था कि वो कबीर को कैसे भी करके पीछे की तरफ ले आए। पीछे की तरफ ज्यादा सामान नहीं था, तो वहां कबीर के घायल होने की संभावना बहुत ज्यादा कम थी। कार्तिकेय कबीर को पीछे की तरफ पुल तो कर रहा था, मगर अभी तक उसको कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिली थी। कबीर की ताकत जैसे चट्टान की तरह थी। कार्तिकेय के साथ जो डॉक्टर कबीर को एंटीडोट देने आया था, वो इस बात से खुश हो रहा था कि उसकी बनी हुई ड्रग कितने अच्छे से काम कर रही है। जब से उसने इस ड्रग के केमिकल कंपोजिशन में फेरबदल किया था, तब से वो अपने इस नए कारनामे का लाइव शो देखना चाहता था, मगर उसे कभी भी मौका नहीं मिला। आज वो जिस तरह से कबीर को जानवर बनते देख रहा था, ये उसको अंदर से बहुत ज्यादा सुकून दे रहा था। ऐसा नहीं था कि उसको कबीर से कोई दुश्मनी थी। वो एक वैज्ञानिक था जो अपने बनाए हुए जहर को काम करते हुए देखना चाहता था। कबीर के हर बॉडी मूवमेंट और एक्सप्रेशन को वो अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर रहा था। कार्तिकेय ने कई बार उससे मदद मांगी, मगर वो अपने ड्रग को लेकर इतना ज्यादा खुश था कि उसको किसी और बात का ध्यान ही नहीं रहा। अरे डॉक्टर आओ, मेरी हेल्प करो, तुम सुन रहे हो? मैं बहुत ज्यादा देर तक इसको नहीं रोक पाऊंगा, जल्दी करो, हमें अपना काम भी खत्म करना है। कार्तिकेय के कई बार बोलने पर भी उसके दिमाग पर कोई असर नहीं हुआ। कार्तिकेय अब थक रहा था। वहीं कबीर को देख के लग रहा था जैसे उसके पास ताकत का कोई अनलिमिटेड सोर्स आ गया। एक बार तो कबीर ने कार्तिकेय को बगल के अलमारी में दे मारा था, इससे कार्तिकेय के सर पे चोट आई थी। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। अलीशा ने एक बार अपनी जगह पे खड़े होकर कार्तिकेय की मदद करने की कोशिश की, मगर कबीर का ऐसा रूप देख के उसकी हिम्मत जवाब दे गई। अब इससे पहले कि कबीर कार्तिकेय के कब्जे से आजाद होता, कमरे का दरवाजा खुलता है और 3 वार्ड बॉय केशव के साथ अंदर की तरफ आ जाते हैं। केशव को देखते ही काजल दौड़ के उनको गले लगा लेती। अभी काजल को उस दिलासे की जरूरत थी जो उसको केवल अपने पिता से ही मिल सकता था। अंदर आने के साथ उन तीनों वार्ड बॉय ने कबीर को अच्छे से पकड़ लिया। अब कार्तिकेय भी थोड़ा चैन की सांस ले सकता था। उसने कबीर से खुद को अलग किया और पीछे कोने में जाकर बैठ गया। अब कार्तिकेय को समझ आ रहा था कि उसने जाने अनजाने में कितने बड़े शैतान को जन्म दे दिया है। ये ड्रग सच में बहुत ज्यादा खतरनाक थी। जब डॉक्टर नीरज के लोग आ गए तो उसको भी कुछ हिम्मत आ गई। उसने तुरंत अपने लड़कों को साइड वाले कमरे में कबीर को ले जाने को कहा। शायद वो वहीं पे कबीर का इलाज करने वाला था। हालांकि वो अभी तो कबीर को बेहोश करने वाला था। कबीर ने उसके पूरे कमरे का नक्शा ही बदल दिया था। कबीर के अंदर रूम में जाने के बाद डॉक्टर नीरज भी उसके पीछे चले गए। पापा, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, काजल ने केशव को गले लगाते हुए कहा। सब ठीक हो जाएगा बेटा, हिम्मत रखो, केशव ने काजल को दिलासा देते हुए कहा। कार्तिकेय जब कुछ ठीक हुआ तो वो अपनी जगह से उठा और उस डॉक्टर के पास गया जिसके पास एंटीडोट था। कार्तिकेय जैसे ही पास आया वो मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि उसके काम को सराहा जाएगा, मगर तभी कार्तिकेय ने उसके मुंह पे एक जोर का तमाचा जड़ दिया। उसके बाद में उसको कुछ गाली देते हुए कहा, जब बुलाया करूं तो आ जाया कर, समझा? इतना कहने के साथ कार्तिकेय ने उसके एप्रन से एंटीडोट का इंजेक्शन लेकर अपने पॉकेट में रख लिया। कार्तिकेय की इस हरकत पे डॉक्टर का खून खौल गया था, मगर उसने अभी कुछ कहना सही नहीं समझा। वो चुप था क्योंकि उसको आजादी चाहिए थी। कमरे में मौजूद सभी लोगों के रंग उड़ चुके थे। इन सब चेहरों में एक अलीशा भी थी जो कबीर की आवाजों को बहुत गौर से सुन रही थी। आज उसको कबीर का ऐसा सच पता चला था जो शायद काजल को भी नहीं पता था। आज उसको कबीर का नया चेहरा दिखाई दिया था। अब उसको इस चेहरे का क्या करना था, ये उसका अपना कॉल था। वो एक तरफ काजल को देख रही थी और दूसरी तरफ उस कमरे में जिसमें अभी कबीर शोर कर रहा था। क्या अलीशा को सच में कबीर का असली चेहरा दिख गया है? आखिर क्यों ना कहते हुए भी डॉक्टर नीरज ने कबीर को एक्सेप्ट किया? क्या कार्तिकेय अपने मिशन को अंजाम तक ला पाएगा? क्या मोड़ लेगी कहानी काजल और कबीर की? जानने के लिए काजल डॉक्टर नीरज की गलतफहमी को दूर करने के लिए कार्तिकेय को अंदर लेकर आती है। उसे लग रहा था कि कार्तिकेय से बात करके डॉक्टर शायद अपना फैसला बदल लेंगे।
मगर डॉक्टर साहब अभी भी अपने काम पे ही लगे हुए थे। वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं थे। इन सब बात को लेकर कार्तिकेय की डॉक्टर नीरज से बहस भी हो गई। कमरे में सब कोई डॉक्टर और कार्तिकेय की बात पे ध्यान दे रहा था। तभी आलिशा ने कबीर को बाहर ले जाने के लिए उसको उठाया, मगर कबीर ने उसको उठा के फेंक दिया। कबीर को अभी सब परछाई सा लग रहा था। उसको बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो अपने आसपास के लोगों के साथ क्या कर रहा है। खैर, उसने जैसे ही आलिशा पे हमला किया, कार्तिकेय ने उसको पकड़ लिया। अब वहां पे कार्तिकेय और कबीर की लड़ाई शुरू हो गई थी। माहौल बहुत ज्यादा टेंस हो गया था। कबीर की ताकत को अभी रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। कार्तिकेय बहुत कोशिश कर रहा था, मगर उसकी ये कोशिश अब उसकी हार में तब्दील हो रही थी। बाद में कुछ एक वार्ड बॉय भी वहां आ जाते हैं, जिसके बाद कबीर को अच्छे से पकड़ लिया जाता है। कबीर अभी भी शांत नहीं हुआ था, मगर कैसे भी करके उसको साइड के खाली कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। डॉक्टर नीरज भी अब अंदर की तरफ चले गए थे। अभी तक तो डॉक्टर उसको देखने को भी तैयार नहीं थे, मगर अब वो उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। कार्तिकेय ने मौका देख के एंटीडोट का इंजेक्शन अपने पास रख लिया था। करीब 10 मिनट के बाद कबीर के चीखने की आवाज अब शांत हो गई थी। शायद डॉक्टर नीरज ने उसको अभी के लिए शांत कर दिया था। इसके बाद डॉक्टर नीरज उस कमरे से बाहर आते हैं। इस दफा उसके चेहरे पे कई सारे सवाल थे, जिनका जवाब ही उनको कबीर को ठीक करने का रास्ता बता सकता था। डॉक्टर जब अपने सवालों के दुनिया से बाहर आए, तब उन्होंने अपने केबिन की हालत देखी। हर तरफ टूटे फूटे सामान बिखरे थे। डॉक्टर साहब अब बैठने के लिए अपनी कुर्सी तलाश रहे थे। कार्तिक इस बात को समझ गया और उसने बगल में रखी कुर्सी को डॉक्टर की तरफ आगे कर दिया। डॉक्टर साहब आराम से कुर्सी पे बैठते हुए बोले, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, मगर ये बहुत अलग सा तजुर्बा है। मैं समझ सकता हूँ डॉक्टर साहब आपको क्यों ऐसा लग रहा है। कार्तिकेय ने कहा, इस इंसान के साथ क्या हुआ है ये जानने के पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। खैर, मुझे इस बात का पूरा शक नहीं, यकीन है ये सब ड्रग के कारण हुआ है। कार्तिकेय ने जैसे ही सुना कि डॉक्टर नीरज ने ड्रग का नाम लिया है, उसका चेहरा काला पड़ गया। वो जिस बात से डर रहा था, आखिर उसके सामने वही सब हो रहा था। उसने डॉक्टर की बात को बदलने के लिए कहा, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं डॉक्टर? इसको तजुर्बा कहते हैं। मैंने अपने 10 साल के करियर में जितने भी केसेस देखे हैं, ये उन सबसे खराब कंडीशन है। डॉक्टर ने कार्तिक को जवाब देते हुए कहा। यह बात अलग थी कि डॉक्टर नीरज क्यों जानता था कि कबीर ने ड्रग लिया है। वो काजल के सामने कबीर के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। कुछ देर पहले जब अलीशा ने डॉक्टर नीरज से बात की थी, तो उसने डॉक्टर को बता दिया था कि काजल के सामने कबीर के बारे में ज्यादा बात करना ठीक नहीं है। अलीशा ने ऐसा क्यों किया था, ये बात सिर्फ अलीशा को ही मालूम थी। कार्तिकेय ने इससे आगे डॉक्टर नीरज से किसी भी तरह से बहस करना ठीक नहीं समझा और साइड हट के खड़ा हो गया। तभी काजल धीरे से आगे आई और डॉक्टर के पास आकर खड़ी हो गई। डॉक्टर ने उस पर अभी ध्यान नहीं दिया था। उसका ध्यान इस बात पे था कि कबीर जैसा मजबूत इंसान इस तरह से पागलों वाली हरकत कर रहा है। तभी काजल की आवाज ने डॉक्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचा। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कबीर कब तक ठीक हो जाएगा? मैं एग्जैक्टली तो नहीं कह पाऊंगा कि कितना समय लगेगा, क्योंकि इनकी जो हालत है उसको देखते हुए मुझे कुछ एक टेस्ट कराने हैं पहले, डॉक्टर ने कहा। क्या सच में आपको लगता है कि कबीर ने ड्रग्स लिया है? काजल ने पूछा। ड्रग का नाम सुनकर उसका चेहरा काला पड़ गया था। पहले मैं कुछ टेस्ट करूंगा, इसके बाद आपको इस बारे में ब्रीफ कर सकता हूँ, डॉक्टर ने कहा। अभी वो ठीक है ना? काजल ने उस कमरे की तरफ देखते हुए पूछा जहाँ कबीर बेहोश पड़ा था। हाँ, अभी के लिए मैंने उसको बेहोशी का इंजेक्शन दिया है। अगर हालत ऐसी ही रही तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। डॉक्टर ने इतना कहने के साथ अपने कंपाउंडर को बुलाया। डॉक्टर जैसे ही रूम से बाहर की तरफ आने लगे, केशव उनके पीछे चला गया। केशव को कबीर के बारे में बहुत सी बातें डॉक्टर नीरज से कंफर्म करनी थी, जबकि डॉक्टर नीरज के दिमाग में अलग ही बात चल रही थी। कबीर के आए दौरे ने उनके क्लिनिक को बहुत ज्यादा तोड़ दिया था। अब कोई नहीं जानता था कि डॉक्टर नीरज कैसे अपना काम करेंगे। वैसे तो डॉक्टर नीरज दिल्ली में भी देखते थे, मगर हफ्ते में 2 दिन वो शिमला में भी आते थे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुझे आपसे कुछ बात करनी है, केशव ने पीछे से कहा। डॉक्टर अभी भी अपनी रफ्तार में आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। क्या बात करनी है मिस्टर सारस्वत? मुझे लगता है कि आज का काफी वक्त मैंने आपको और आपके परिवार को दे दिया है। इतना कह के डॉक्टर नीरज आगे की तरफ बढ़ने लगे कि तभी केशव सारस्वत ने उनका हाथ पकड़ लिया। केशव का ऐसा करते ही डॉक्टर ने उसको घूर के देखा। जाहिर सी बात है, केशव की हरकत डॉक्टर को पसंद नहीं आई। आप ये क्या कर रहे हैं मिस्टर सारस्वत? आपसे तो मैं अच्छी की उम्मीद कर सकता हूँ, डॉक्टर ने केशव को गंभीर आवाज में कहा। जब कोई अपना परेशानी में हो तो अच्छे और बुरे का फर्क बहुत कम हो जाता है डॉक्टर। मैं यहाँ आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करने आया हूँ, केशव ने बहुत लाचार तरीके से कहा। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, मगर कुछ आप भी तो समझिए। आपके दामाद ने मेरे क्लिनिक की ऐसी तैसी करके रख दी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूँ, डॉक्टर ने अपने सर पे हाथ रख के कहा। हाँ, मैंने देखा वहाँ सब बिखरा हुआ है। आप बस इतना बता दीजिए कि आप कब मुझे मिल सकते हैं अच्छे से, केशव ने कहा।
मेरे नुकसान का अंदाजा है आपको मिस्टर सारस्वत। आप जानते हैं कि मुझे कितने का नुकसान हुआ है? डॉक्टर नीरज ने अपने कमरे को देखते हुए कहा, जितने का अभी हुआ हो वो मैं आपको दे दूंगा, वैसा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है। केशव ने अभी इतना ही बोला था कि डॉक्टर नीरज ने उसको टोकते हुए कहा, प्रॉब्लम आप समझ नहीं रहे हैं मिस्टर सारस्वत, ये कोई मामूली से बुखार का केस नहीं है। क्या आप उनको 4 गोलियों से ठीक कर लेंगे? डॉक्टर की बात सुनकर केशव समझ गया कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। उसको बस यही लग रहा था कि कबीर को कोई मामूली सा डिप्रेशन है, मगर डॉक्टर की बात सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा डर गया था। डॉक्टर नीरज के आखिरी शब्द सुनने के बाद उसको अब यकीन हो गया था कि कबीर ने ड्रग्स ही लिया है। लेकिन बात यह भी थी कि कबीर ने वो खुद लिया था या उसको किसी ने दिया है, ये अभी किसी को नहीं पता था। केशव के दिमाग में अभी केवल काजल का चेहरा चल रहा था, मानो वो उससे मदद मांग रही हो, मगर केशव उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हो। उदास मन के केशव उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हो। उदास मन के साथ केशव वहीं पे बगल की खाली बेंच पे बैठ गया। दूसरी तरफ कमरे में काजल और अलीशा कबीर के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। कार्तिकेय भी उनके पीछे ही खड़ा था। वो अपने मौके के इंतजार में था। उसको कबीर को किसी भी कीमत पे एंटीडोट देना था, मगर अलीशा और काजल के सामने ऐसा करना सही नहीं था। अगर कार्तिकेय सीधे तौर पे इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता तो उसको ये बात सबको समझाना पड़ेगा कि वो किस बात के लिए कबीर को इंजेक्शन दे रहा है। कार्तिकेय ने अभी जिस कबीर का सामना किया था वो उस कबीर से बहुत अलग था जिसको वो पहले से जानता आ रहा था। कार्तिकेय आज अपनी नजरों में बहुत ज्यादा छोटा लग रहा था। किस तरह उसने एक अच्छे भले इंसान को हैवान में बदल दिया था। जो डॉक्टर कबीर को एंटीडोट देने के लिए कार्तिकेय के साथ आया था वो अंदर से बहुत ज्यादा खुश था। हालांकि कार्तिकेय ने उसको बहुत जोर का थप्पड़ मारा था, मगर अभी उसकी खुशी ट्रक के काम को लेकर थी। वो कार्तिकेय के पीछे ही खड़ा था। वो बार बार कार्तिकेय से पूछने की कोशिश कर रहा था कि उनका मिशन कब एग्जीक्यूट होगा। शायद डॉक्टर को डर था कि अगर वो लोग बहुत ज्यादा देर तक अंदर रहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को शक हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। कार्तिकेय उसको हर बार समझा रहा था कि जैसे ही मौका मिलेगा वो धीरे से इस एंटीडोट को कबीर को दे देगा। वो भी बात ही कर रहे थे कि तभी अचानक से काजल का फोन बज उठा। उसने मोबाइल निकाल के देखा तो केशव का कॉल था। फोन पे केशव ने ज्यादा बात नहीं की। उसने काजल और अलीशा को बाहर रिसेप्शन पर बुलाया था। क्यों बुलाया था इस बात का कोई भी जिक्र केशव ने नहीं किया। काजल को अभी कबीर को छोड़ के जाने का मन नहीं था, मगर अलीशा के समझाने के बाद काजल बाहर चलने को तैयार हो गई। जाते हुए काजल ने कार्तिकेय को कबीर की जिम्मेदारी दे दी। कार्तिकेय मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। वो जानता था कि उसको जिस मौके का इंतजार था वो उसको मिल चुका है। अब उसके और कबीर के बीच कोई नहीं था। पीछे खड़ा डॉक्टर भी खुश हो गया। काजल और अलीशा का जाना उसके लिए आजादी का फरमान था। जैसे ही काजल और अलीशा रूम से बाहर की तरफ गए, कार्तिकेय ने डॉक्टर को गेट पे नजर रखने को कहकर अंदर की तरफ चला गया। अब जल्दी से उसने कबीर को बस एंटीडोट का इंजेक्शन लगाना था। वो जानता था कि ऐसा बढ़िया मौका उसको फिर से नहीं मिल सकता है। अपने मौके को समझते हुए उसने कोई भी गलती नहीं की। कमरे के अंदर कबीर बिल्कुल बेहोश आराम से बिस्तर पर पड़ा था। अंदर से स्पिरिट की बहुत तेज गंध आ रही थी। कार्तिकेय ने उसको इग्नोर करते हुए अपनी जेब से इंजेक्शन निकाला और लगाने के लिए झुका ही था कि तभी उसको बाहर से किसी के आने की आवाज आई। वो तुरंत सावधान हो गया। बाहर कोई वार्ड बॉय और डॉक्टर आए हुए थे। वो शायद से कबीर का ब्लड सैंपल लेने आए थे। हालांकि कार्तिकेय के आदमी ने बहुत कोशिश की उनको रोक ले, मगर वो बार बार एक ही बात की रट लगाए हुए थे कि मुझे डॉक्टर नीरज ने भेजा है। अब कार्तिकेय का आदमी भी उनको नहीं रोक सका और वो लोग सीधे अंदर की तरफ आ गए। अंदर जिस तरह सब कुछ बिखरा हुआ था वो देख के दोनों समझ गए कि पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। इसके बाद जब उनको वहां कबीर नहीं दिखा तो उन्होंने उस डॉक्टर से पूछा जो कार्तिकेय के साथ आया था। तभी कार्तिकेय अंदर ले गया और उनको कहा कि पेशेंट अंदर है। वो लोग कार्तिकेय को घूरते हुए अंदर की तरफ चले गए। कार्तिकेय उनके बाहर आने का इंतजार करने लगा। जब कुछ देर तक दोनों बाहर नहीं आए तो कार्तिकेय को शक होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वो तुरंत से अंदर की तरफ चला गया। कार्तिकेय जैसे अंदर आया उसने देखा कि वो दोनों कबीर के मुंह पे तकिया रख के उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये देख के कार्तिकेय का दिमाग खराब हो गया। कौन है ये लोग जो कबीर को मारने आए थे? इनको किसने भेजा है? क्या कार्तिकेय इनको रोक पाएगा? क्या वो कबीर को एंटीडोट दे पाएगा? क्या मोड़ लेगी कहानी काजल और कबीर की? डॉक्टर नीरज ने वक्त रहते अपने आदमियों को बुला लिया था। उनके आते ही कार्तिकेय को भी अलग से बल मिल गया था। सबने मिलकर कबीर की ताकत को रोक दिया था। उसका वहशीपन अब पहले से कुछ कंट्रोल में था। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है, इसलिए पहले डॉक्टर नीरज ने कबीर को बेहोश करने का फैसला लिया था। कबीर को आखिर में पकड़ के चैम्बर के साइड के कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। वहां पे कबीर का इलाज हो रहा था। कबीर को बेहोशी का इंजेक्शन देना ही अभी एकमात्र उपाय था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से कबीर का इलाज होगा। खैर, अभी के लिए डॉक्टर नीरज ने अपनी लड़ाई को जीत लिया था। कबीर की हालत अब कुछ ठीक हो गई थी। उसके बाद डॉक्टर नीरज आगे के ट्रीटमेंट का प्लान करने को जैसे ही कमरे से बाहर आया
उनके पीछे केशव भी चला गया। केशव बस डॉक्टर से जानना चाहता था कि क्या सच में कबीर ड्रग्स लेता है, लेकिन डॉक्टर नीरज ने उनकी बात को नकार कर दिया। उधर कमरे में कबीर के पास काजल और अलीशा थे। कार्तिकेय उनके पीछे खड़ा था। वो उस मौके की तलाश में था जिसके लिए वो यहाँ आया था। किस्मत ने उसका साथ दिया और केशव ने उनको किसी काम से बाहर बुला लिया। काजल और अलीशा के बाहर जाते ही कार्तिकेय ने अपना काम शुरू कर दिया। जो डॉक्टर कार्तिकेय के साथ आया था वो दरवाजे पे पहरा दे रहा था। इससे पहले कि कार्तिकेय किसी तरह का कदम उठाता, कुछ लोग उस कमरे में आ गए। वो लोग खुद को हॉस्पिटल का स्टाफ बता रहे थे। कार्तिकेय ने भी उनको कबीर के साथ अकेला छोड़ दिया, मगर कुछ देर तक जब वो बाहर नहीं आए तो कार्तिकेय को उन पर शक होने लगा। वो जैसे ही कबीर के कमरे की तरफ बढ़ने लगा, उसका ध्यान उन लोगों पे गया। वो लोग कबीर को मारने की कोशिश कर रहे थे। ये देख के कार्तिकेय का दिमाग खराब होने लगा। उसने बिना कुछ सोचे समझे उन दोनों को मारना शुरू कर दिया। पहले कार्तिकेय ने एक एक करके उन लोगों को कबीर के पास से हटा दिया। अब कार्तिकेय के सामने वो लोग चाकू लिए खड़े थे। कार्तिकेय इस पोजीशन में था कि उसके पीछे कबीर था। जो डॉक्टर कार्तिकेय के साथ आया था वो डर के मारे कमरे के बाहर निकल गया था। कार्तिकेय जानता था कि ये बात करके मामला सुलझाने का सही वक्त नहीं है। कार्तिकेय ने अपने लड़ने की जगह देख ली थी। तभी अचानक से पहले आदमी ने कार्तिकेय पर हमला बोल दिया। उसने कार्तिकेय को दाहिनी तरफ से गिरने की कोशिश की थी। कार्तिकेय ने उसके चाकू वाले हाथ को अच्छे से चकमा दिया और उससे पीछे की तरफ धकेल दिया। तभी दूसरे ने भी सामने से कार्तिकेय पे हमला कर दिया। कार्तिकेय उसके लिए भी तैयार था। उसके चाकू से बचते हुए उसको एक जोरदार पंच ने जमीन पे गिरा दिया। शायद कार्तिकेय के लिए ये दोनों बहुत आसान टारगेट थे। कार्तिकेय ने पहले वाले आदमी को फिर से मारने लगा। कार्तिकेय अभी टेक्निकल नहीं लड़ रहा था, बल्कि गली के लफंगों की तरह उछल उछल कर मार रहा था। लगातार पंच खाने के बाद उन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। लड़ते लड़ते अचानक से कार्तिकेय की नजर सामने जमीन पे पड़े चाकू पर गई। अब कार्तिकेय के अंदर का शैतान बाहर आ चुका था। उसने पहले तो उन दोनों को एक एक करके पास की दीवार से लगा दिया। उसके हाथ में चाकू था। पूरे कमरे में उन लोगों के दर्द के कराहने की आवाज आ रही थी। उनका पूरा चेहरा खून से भर गया था। कार्तिकेय ने अपनी पोजीशन लेते हुए उनको देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा कि तुम यूं ही आकर कबीर को मार के चले जाओगे? बेवकूफ समझ के रखा है क्या? तुमको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है? मुझे देखो, मैं भी जिंदा हूँ। जब तक मैं हूँ कबीर का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, समझे? अब शराफत से मुझे ये बताओ कि किसने तुमको यहाँ भेजा है। अगर बता दोगे तो मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। बताओ जल्दी। कार्तिकेय की बात खत्म हो गई, मगर अभी भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कार्तिकेय इंतजार कर रहा था कि उनकी तरफ से कोई जवाब मिलेगा, लेकिन कोई कुछ भी नहीं बता रहा था। इसके बजाय वो लोग कार्तिकेय को देख के बहुत ज्यादा हंस रहे थे। कार्तिकेय ने जब इस बात को नोटिस किया तो उसको बहुत अजीब लगा। उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि क्यों ये लोग उसको देख के बहुत ज्यादा हंस रहे हैं। क्या हुआ? मैंने कोई जोक किया है क्या? तुम लोग हंस क्यों रहे हो? कार्तिकेय ने उन लोगों से पूछा। इसलिए कि तुमको नहीं पता कि तुम किस मुसीबत में हो। उन दोनों में से एक आदमी ने अपने मुंह से खून थूकते हुए कहा। वो अभी भी मुस्कुरा रहा था। अब कार्तिकेय को उसको देख के बहुत गुस्सा आ रहा था। वो नहीं चाहता था कि वो किसी की यहाँ पे जान ले, मगर उन लोगों की मुस्कुराहट ने उसके पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। उसने अपने आप को अभी भी बहुत समझाने की कोशिश की, मगर इसी बीच उसको फिर से उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख गया। कार्तिकेय एकदम बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा, उन दोनों के हाथों पे लगातार चाकू से वार किया। इस बार उनकी चीख निकल गई। वो दोनों कार्तिकेय के सामने से हटने के लिए तड़प रहे थे, मगर वो हिल भी नहीं पा रहे थे। अब कमरे के फर्श पे बहुत सारा खून फैला हुआ था। कार्तिकेय अचानक से रुक गया और थोड़ा सा पीछे हटते हुए बोला, क्या इस रकम के बाद आप लोग मुझसे कोई सौदा करना चाहेंगे? क्या आप लोग अभी भी अपनी जिद पे ही काम करेंगे? कार्तिकेय ने सोचा था कि वो इन लोगों को डराकर कुछ बात पता कर लेगा, मगर अभी भी उसकी बात का कोई असर होता हुआ दिख नहीं रहा था। इसके बाद जैसे ही कार्तिकेय उन लोगों का काम खत्म करने के लिए आगे बढ़ा कि अचानक से सामने गिरे आदमी ने अपना फोन निकाला और कार्तिकेय की तरफ फेंक दिया। कार्तिकेय ने जब इस बात को नोटिस किया तो वो रुक गया और उस आदमी के फोन को उठा लिया। कार्तिकेय को लग रहा था कि उस फोन से शायद वो आदमी उसको कोई सबूत देना चाहता है। कार्तिकेय ने जब फोन का स्क्रीन ऑन किया तो उसका दिमाग खराब हो गया। फोन पे किसी को ऑलरेडी कॉल लगाया हुआ था। इस बात को देखने के साथ ही कार्तिकेय ने तुरंत उस आदमी को फोन लगाया जिसने उसको ये फोन दिया था। उसने उस आदमी के इशारे में पूछा कि किसका कॉल लगा है? तेरे बाप का फोन है, उठा के बात तो कर, समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है। फोन देने वाले आदमी ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर कार्तिकेय को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा, मगर अभी उसके लिए ये जानना बहुत जरूरी था कि ये फोन किसका है। उसने बहुत भारी आवाज में कहा, कौन है लाइन पर? सामने से थोड़ी देर बाद आवाज आई, कैसे हो कार्तिकेय? मुझे लगता है कि तुमने मेरी बातों को सीरियस नहीं लिया है। उस आवाज को कार्तिकेय बहुत अच्छे से पहचानता था। यह आवाज उसके ऑर्गेनाइजेशन के चीफ की थी।
इस आवाज को सुनने के बाद कार्तिकेय को कुछ पल के लिए यकीन नहीं हुआ कि वो सच में अपने चीफ से बात कर रहा है। बॉस, आप इस गधे से क्यों बात कर रहे हो? अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मुझे सीधे बता दिया होता। कार्तिकेय ने तुरंत से खुद को संभालते हुए कहा। वो लोग गधे नहीं है, वो लोग तुम्हारे सीनियर हैं कार्तिकेय, इसलिए ये लोग कबीर सर को मारने आए थे। बॉस की बात खत्म होने से पहले ही कार्तिकेय ने उनको बोला, कार्तिकेय, अपने अंदर की गर्मी को जरा शांत करो। तुम जो कुछ भी हो आज कबीर के कारण हो, मगर याद रखो ऑर्गेनाइजेशन ने कबीर को कबीर बनाया है, उससे बड़ा कोई नहीं है। चीफ ने कार्तिकेय को समझाते हुए कहा, मानता हूं मैं कि ऑर्गेनाइजेशन ही सब कुछ है, मगर अब ऑर्गेनाइजेशन ही अपने लोगों पर जुल्म करने लगे तो क्या किया जा सकता है? किसी न किसी को तो आवाज उठानी ही होगी। कार्तिकेय ने कहा, माय बॉय, आप मुझसे ज्यादा समझदार लग रहे हैं, तो इस बात को अच्छे से समझते होंगे कि आपके कबीर पे अगर मैं हमला करा सकता हूं तो आपके कबीर को दुनिया से गायब भी करा सकता हूं। चीफ ने कार्तिकेय को धमकाते हुए कहा, आपको भी समझना चाहिए सर कि अगर मैं कबीर सर को ड्रग दे सकता हूं तो मैं उनके लिए किसी को भी मार सकता हूं। कार्तिकेय ने पलट के जवाब दिया। कार्तिकेय का जवाब सुनने के बाद चीफ कुछ देर तक खामोश हो गए। वो समझ गए कि कार्तिकेय के रहते कबीर को कुछ भी करना मुश्किल है। तुम बहुत गलत लोगों से उलझ रहे हो कार्तिकेय। तुमको ये बात अभी समझ नहीं आ रही है कि कबीर को बचाने के लिए तुम हर जगह नहीं आ सकते हो। चीफ ने मुस्कुराते हुए कहा, सर आप भी इस बात को मत भूलिए कि जो रास्ता मेरे लिए एक तरफ से खुलता है वो रास्ता आपके लिए भी एक ही तरफ को जाता है। मुझे उम्मीद है कि मेरे रास्ते में आप कभी भी खड़े नहीं होंगे। कार्तिकेय ने इतना कह के फोन काट दिया। कार्तिकेय ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को पहुंचा दिया था। फोन रखने के बाद कार्तिकेय को इस बात का अंदाजा मिल गया था कि कबीर की जान को खतरा है। वो भी अगर ये बात चीफ ने कही थी तो इस बात को पत्थर की लकीर माना जा सकता था। अब इस जगह से कार्तिकेय के पास दो रास्ते थे। एक रास्ता उसको कबीर की तरफ लेके आ रहा था और दूसरा रास्ता उसको कबीर से दूर ले जा रहा था। अगर कार्तिकेय ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जाकर कबीर की मदद करता तब भी कबीर की जान को खतरा हो सकता था। मायूसी में कार्तिकेय वहीं जमीन पे बैठ गया। कार्तिकेय को मायूस देख के वो दोनों इंसान बहुत खुश हो रहे थे जो कबीर पे हमला करने आए थे। उनको लग रहा था कि कार्तिकेय ने हार मान ली है। मौका पाकर उनमें से एक आदमी कार्तिकेय के पास आया और बोला, क्यों मिस्टर कार्तिकेय, कैसी रही? अब क्या करोगे? मुझे फिर से मारने का इरादा तो नहीं है ना? अच्छा हाँ, मारोगे कैसे? चीफ ने मना किया है ना? ओह, मैं तो भूल ही गया था कि आप तो कुत्ते हो, जब मालिक का इशारा होगा तभी काटोगे। कार्तिकेय को ये बात उकसाने के लिए बहुत काफी थी। कार्तिकेय के हाथ में अभी भी चाकू था। उसने पास में बैठे आदमी की नाक पे बहुत ही नापाक तोला वार किया और उसकी नाक को उसके जिस्म से अलग कर दिया। वो दर्द में अपनी नाक पकड़ के चिल्लाने लगा। उसके पीछे जो दूसरा इंसान था वो उसको देख के ही इतना डर गया कि वो बेहोश हो गया। उसको लग रहा था कि अगली नाक उसकी होने वाली है। इसके बाद कार्तिकेय अपनी जगह पे खड़ा हुआ और बोला, मैं सिर्फ इशारे पे ही नहीं काटता हूँ, कई बार ऐसे भी काम हो जाता है। कार्तिकेय की बात सुनकर अब उन दोनों की हालत खराब हो गई थी। उन लोगों के पास अब भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। कार्तिकेय को अब याद आया कि उसको कबीर को एंटीडोट देना है। उसने उन दोनों के भागने के बाद कमरे में पड़े खून को साफ किया और जल्दी से वहां पे थोड़ा सा वैसा ही कमरा बनाने की कोशिश की जैसा कि काजल और अलीशा छोड़ के गए थे। 10 मिनट में ही कार्तिकेय ने कमरे को बहुत अच्छे से नया लुक दे दिया। अब उसका ध्यान अपने मिशन पे था। चीफ ने उसको मना किया था मगर उसने अभी कबीर को ही चुना था। कार्तिकेय ने जल्दी से इंजेक्शन लेकर अंदर कबीर के पास चला गया। कबीर अभी भी बहुत गहरी नींद में सो रहा था। कार्तिकेय ने अपने आप को समझाते हुए कहा कि अब कोई गलती नहीं की जा सकती। उसने जैसे ही कबीर की शर्ट का स्लीव ऊपर करके उसको इंजेक्ट किया कि तभी वहां काजल आ गई। उसके पीछे अलीशा भी थी। अभी कार्तिकेय ने पूरा इंजेक्शन नहीं लगाया था, अभी आधी दवा ही पास हुई थी। काजल ने उससे पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं? किस तरह का इंजेक्शन है ये? क्या कार्तिकेय काजल को समझा पाएगा? क्या होगा कार्तिकेय का अगला फैसला? किस तरह से कार्तिकेय कबीर को बचा पाएगा अपने चीफ के खिलाफ जाकर? कार्तिकेय अपने काम को अंजाम देने ही वाला था कि तभी वहां पे कुछ लोग आ जाते हैं। पहले तो उसको लगा कि कोई ना कोई तो दिक्कत है। बाद में उन लोगों ने कबीर पे हमला कर दिया। कार्तिकेय ने कबीर को बचाते हुए उन लोगों पे उल्टा हमला शुरू कर दिया। कार्तिकेय बहुत सावधानी से उन लोगों से लड़ रहा था। लड़ाई बहुत लंबी नहीं चली। लगातार मार खाते हुए उन हमलावरों की जान हलक में आ गई थी। कार्तिकेय ने उनको बहुत ज्यादा मार दिया था। बाद में जब कार्तिकेय को लग गया कि अब शायद उन लोगों से कोई इंफॉर्मेशन मिल सकता है तो उसने उनको मारना बंद कर दिया और कुछ सवाल पूछे। सवाल का जवाब देने की जगह पर उन लोगों ने कार्तिकेय को गाली देना शुरू कर दिया। कार्तिकेय को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। वो जैसे ही उनको आगे बढ़ मारने के लिए बढ़ा तभी उनमें से एक आदमी ने अपना फोन कार्तिकेय को दिया। कार्तिकेय ने जब फोन पे चीफ की आवाज सुनी तो उसको यकीन नहीं हुआ। चीफ ने इन लोगों को कबीर को मारने के लिए नहीं भेजा था। ये सिर्फ कार्तिकेय के लिए एक वार्निंग की तरह था। वार्निंग इस बात की थी कि अगर कार्तिकेय ने कबीर का साथ दिया तो कबीर को जान से हाथ धोना पड़ सकता है। कार्तिकेय को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे।
इस बीच अभी के लिए उसने फैसला किया जो वो करने आया था वो उस काम को अंजाम देगा, फिर चाहे इसकी कोई भी कीमत हो। कार्तिकेय ने उन हमला करने वालों को मारकर भगा दिया। अब वो सीधा कबीर के पास गया, जहां वो कबीर को एंटीडोट देना चाहता था। कबीर अभी भी बेहोश ही था। कार्तिकेय ने जैसे ही उसको इंजेक्शन लगाया कि तभी वहां पे काजल और अलीशा आ गए। काजल को देखते ही कार्तिकेय के चेहरे का रंग उड़ गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। काजल ने कार्तिकेय से पूछा कि वो किस तरह का इंजेक्शन कबीर को दे रहा है। कार्तिकेय को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। अलीशा भी बहुत अजीब तरीके से कार्तिकेय को देख रही थी। कार्तिकेय का जवाब न मिलने पर काजल ने उससे फिर से पूछा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं कि आप किस तरह का इंजेक्शन मेरे हस्बैंड को लगा रहे हैं। कार्तिकेय के माथे से पसीना गिर रहा था। ये इस बात का सबूत था कि वो अंदर से बहुत ज्यादा डरा हुआ था। फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कहा, ये इंजेक्शन है, इससे कबीर को बहुत आराम मिलेगा। कार्तिकेय के चेहरे पे अभी भी बहुत डर नजर आ रहा था। काजल को समझ आ रहा था कि कोई तो बात है जिसको कार्तिकेय छिपाने की कोशिश कर रहा है। क्या तुम सच बोल रहे हो? मगर ये इंजेक्शन तुम्हारे पास आया कहाँ से? काजल ने कार्तिकेय की तरफ बढ़ते हुए कहा। ये मुझे डॉक्टर के आदमी ने दिया था, कार्तिकेय ने काजल को कहा। अभी तक वो पूरा इंजेक्शन कबीर के शरीर में खाली कर चुका था। किस आदमी, किस डॉक्टर ने? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम किस तरह की बात कर रहे हो? काजल को पैनिक होता हुआ देख के अलीशा ने आगे बढ़ के उसको संभालते हुए कहा, दीदी वो कबीर जीजू के दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। आप उनको बोलने का मौका तो दो। अभी जब आप लोग बाहर गई थी तब एक आदमी आया था। उसने कहा कि उसको डॉक्टर नीरज ने भेजा है, साथ में उसके पास इंजेक्शन था। इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछ पाता वो इंजेक्शन मुझे देकर बाहर चला गया। शायद उसका कोई कॉल आ रहा था, कार्तिकेय ने कहा। ये क्या बात हुई कि कोई भी आकर आपको इंजेक्शन देकर चला जाएगा? काजल ने कहा। मैंने पहले भी हॉस्पिटल में काम किया है तो मुझे इंजेक्शन लगाना आता है, बस इसलिए, कार्तिकेय ने अपनी सफाई में कहा। ओह आई एम सॉरी, दीदी थोड़ा परेशान है तो उनको गलतफहमी हो गई थी, अलीशा ने मामले को संभालते हुए कहा। कार्तिकेय पहले तो थोड़ा डर गया था मगर अब उसकी जान में जान आ गई थी। वो समझ गया था कि अलीशा ने मामले को संभाल लिया है। कार्तिकेय ने सामने से तो कुछ नहीं बोला मगर उसने मन ही मन काजल से बहुत सारी माफी मांगी। वो जानता था कि कबीर की इस हालत का जिम्मेदार केवल वो खुद है। उसको अंदर से बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो चाहकर भी कबीर से नजरें नहीं मिला पा रहा था। दूसरी तरफ अलीशा को लग रहा था कि कार्तिकेय काजल के बर्ताव से दुखी है। वैसे उसने पूरी कोशिश की थी कि कार्तिकेय को काजल की बात बुरी ना लगे। कमरे का माहौल बहुत ज्यादा अजीब सा हो गया था। कार्तिकेय ने माहौल को हल्का करते हुए कहा, क्या हुआ? डॉक्टर नीरज ने क्या फैसला लिया है? हाँ, डॉक्टर की तरफ से काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है मगर उन्होंने कबीर के आगे के ट्रीटमेंट के लिए इस हॉस्पिटल को नहीं चुना है, अलीशा ने कहा। तो फिर कहाँ से ट्रीटमेंट होगा? मुझे लगता है कि इससे बेहतर जगह कहीं नहीं है, कार्तिकेय ने कहा। कबीर जीजू की जिस तरह की हालत है अभी डॉक्टर ने इनको घर से बाहर निकलने को मना किया है। मतलब जिस तरह से जीजू एकदम से वायलेंट हो जाते हैं उस तरह उनको बाहर रखना सेफ नहीं है, अलीशा ने कहा। हाँ, अभी इस बात को मुझसे अच्छा कौन जानता है? ये बात कार्तिकेय ने बहुत धीरे से खुद में बोली मगर अलीशा को इस बात की भनक लग गई। अलीशा ने इस बारे में कार्तिकेय से कुछ भी पूछना सही नहीं समझा। आखिर उसकी आंखों के सामने कार्तिकेय को कबीर के हमले का शिकार बनना पड़ा था। डॉक्टर नीरज ने कबीर के स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए घर पे ही सारा इंतजाम करने का फैसला लिया है, काजल ने कहा। वो कबीर के पास बैठी हुई थी। काजल की इस बात को सुनकर कार्तिकेय को बहुत ज्यादा सुकून मिला था। अगर कबीर सच में घर पे रहेगा तो उसकी जान को बहुत कम खतरा होगा। आज जो हरकत हुई थी उसको देख के लगता है कि कबीर की जान को सच में खतरा था। साथ ही चीफ ने खुले तौर पे कार्तिकेय को धमकी दी थी कि वो कबीर को बचाने के लिए हर जगह नहीं जा सकता है। क्या हुआ आपको? आप परेशान मत हो, हम घर पे इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, आलिशा ने कार्तिकेय को टोकते हुए कहा। वो अभी भी अपनी सोच में खोया हुआ था। नहीं नहीं, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। आप लोगों को लगता है कि कबीर को क्या हुआ है? डॉक्टर ने इस बारे में कुछ बताया क्या? कार्तिकेय ने ड्रग्स के बारे में इनडायरेक्टली पूछते हुए कहा। नहीं, अभी तो डॉक्टर ने कुछ बताने से इनकार कर दिया है। उन्होंने पहले कुछ टेस्ट करने को कहा है, उसके बाद ही वो कुछ सॉलिड मैटर बता सकते हैं, आलिशा ने कहा। कार्तिकेय ने अलीशा की इस बात को बहुत गौर से पकड़ा। उसने ये बात उससे मुस्कुराते हुए पूछी, आप क्या करती हो? मैं न्यूक्लियर फिजिक्स की स्टूडेंट हूँ। कार्तिकेय को अलीशा की ये बात सुनकर जैसे 1000 वोल्ट का करंट लग गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अचानक से कार्तिकेय को काजल की बात याद आ गई। उसने इसके आगे कुछ भी अलीशा के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। अब तो उसका पार्टनर कबीर भी होश में नहीं था कि वो उससे कोई बात करे। अलीशा भी कार्तिकेय की परेशानी को समझ गई थी। उसने भी उससे कोई बात आगे नहीं की। इस बीच केशव सारस्वत कमरे में कुछ लोगों के साथ आ जाता है। आने के साथ ही उसने कबीर को स्ट्रेचर पर रखने को कहा। काजल समझ गई कि कबीर को घर ले जाने की तैयारी हो रही है। कार्तिकेय ने भी सबकी मदद करते हुए कबीर को अच्छे से एम्बुलेंस तक छोड़ दिया।
काजल ने एम्बुलेंस के साथ आने का फैसला किया था। उसके साथ अलीशा ने भी काजल की हालत को देखते हुए उसके साथ मन बना लिया था। कार्तिकेय सबको बहुत अच्छे से देख रहा था। वो खुद को अंदर से मना कर रहा था कि फिर से कबीर पे कोई हमला ना हो। काजल ने कार्तिकेय को भी अपने साथ आने को कहा था, मगर कार्तिकेय ने कबीर की सिक्योरिटी को देखते हुए उसको मना कर दिया। अगर वो काजल के साथ चला जाता तो शायद कबीर के लिए जो कुछ भी उसको करना था वो काम नहीं कर पाता। काजल ने भी उसको कोई फोर्स नहीं किया और कार्तिकेय को हॉस्पिटल में ही अलविदा कह दिया। उसके जाने के बाद कार्तिकेय अपने आदमी शिवेंद्र के पास चला गया। कार्तिकेय का मूड देख के शिवेंद्र को समझ आ गया कि उसके साथ कोई दिक्कत हुई है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात हो सकती है। कार्तिकेय की कार में बैठने के साथ ही शिवेंद्र ने उस पर बहुत सारे सवालों से हमला कर दिया। हालांकि वो जानता था कि कार्तिकेय का मूड अभी ठीक नहीं है, मगर अभी शिवेंद्र को इसकी परवाह नहीं थी। उसे अपने सवालों के जवाब से मतलब था। ज्यादा परेशानी देख के कार्तिकेय ने उसको ड्राइव करने को कहा और अड्डे पे चलने को कहा। आखिर में शिवेंद्र ने भी उसको कुछ नहीं कहा और वो कार लेकर अड्डे की तरफ चल पड़ा। वैसे तो कार्तिकेय ने अपने बॉस को बहुत अच्छी धमकी दे दी थी, मगर वो नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। कार्तिकेय ने कबीर के लिए एक पूरे सिस्टम से पंगा ले लिया था, वो भी एक ऐसा सिस्टम जो कभी किसी को माफ नहीं करता है। यहाँ एक दफा भी गलती का मतलब है मौत। अब कार्तिकेय को अंदर से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। साथ ही उसने ऑर्गेनाइजेशन के उसूल को तोड़ने की हिम्मत की थी। यही सब सोचते हुए आखिर में उनकी कार उसके अड्डे पे आकर रुक जाती। कार्तिकेय की कार में ही आंख लग गई थी। वो पिछले 2 घंटे से लगातार लड़के थक गया था, मगर वो अभी जितना मानसिक तौर पे थका था शायद उतना शारीरिक तौर पे नहीं थका था। दूसरी तरफ कबीर को लेकर सब लोग सारस्वत विला में आ गए थे। कुछ लोग कबीर की वापसी से बहुत ज्यादा खुश थे और कुछ लोग कबीर की वापसी से बहुत ज्यादा दुखी थे। खैर, कबीर को अच्छे से घर में शिफ्ट कर दिया गया था। काजल अब कुछ निश्चिंत थी कि कबीर का अब अच्छा इलाज हो सकता है। वो अब कबीर के साथ अपने रिश्ते सुधारने का सोच रही थी, मगर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में यह बात चल रही थी कि अगर कबीर का ड्रग टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो वो अपने घर वालों को क्या जवाब देगी। एक ड्रग लेने वाले लड़के के साथ कोई भी अपनी बेटी को नहीं रखना चाहेगा। कबीर जैसे ही अपने कमरे में शिफ्ट करता है कि तभी डॉक्टर नीरज का फोन आता है। ये फोन काजल के मोबाइल पे आया है। काजल जो अभी अपने ख्यालों में खोई हुई थी, वो बहुत डरते डरते कॉल पिक करती है। उसको लग रहा था कि कहीं डॉक्टर नीरज उससे कोई ड्रग की बात न करने लगे। फोन पे बात करने के बाद काजल का मन बहुत हल्का हो जाता है। दरअसल डॉक्टर नीरज ने उसको ये बताने के लिए फोन किया था कि उसके पिता ने जो एक्स्ट्रा नर्स की बात की थी वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने मान ली है। ये नर्स उसकी तब तक देखरेख करेगा जब तक कि कबीर अच्छा नहीं हो जाता। केशव सारस्वत ने काजल के बिजी शेड्यूल को देखते हुए इस बात का फैसला किया था। डॉक्टर नीरज ने काजल को यह भी बताया था कि जो नर्स उनको मिल रहा है उसी के हाथों वो ड्रग टेस्ट रिपोर्ट भी भेज देंगे। अब काजल की चिंता और बढ़ती जा रही थी। एक तरफ उसका बीमार पति था और दूसरी तरफ घर की उलझन। काजल को यह बात भी बहुत अच्छे से पता थी कि अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो कबीर का इस घर में रुकना नामुमकिन हो जाएगा। शाम का वक्त होने को आया था। कबीर अभी भी बेहोश ही था। तभी काजल को रूम में किसी के आने की खबर आती है। ये वही नर्स था जिसके बारे में डॉक्टर नीरज बता रहे थे। क्या आएगा कबीर की रिपोर्ट में? क्या होगा सारस्वत परिवार का फैसला? कौन है ये नया चेहरा जो कबीर